तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ना है। अगर हम ब्रिटिश रूल के डेवलपमेंट की बात करें इंडिया में, ठीक है, हम इंडिया में देख रहे हैं कि ब्रिटिश रूल का कैसे डेवलपमेंट होता है, तो बेसिकली 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो फेज है, फर्स्ट फेज, जो कि 1600 ईस्वी से लेकर 1765 तक रहता है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब बिजनेस कर रही थी और कोई उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था। सेकंड फेज क्या है, 1765 से 1858 के बीच में देखने को हमें मिलता है, जहाँ पे टेरिटरीज को एक्वायर कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही साथ क्या है जो पावर है उसको भी क्या है कंसोलिडेट कर रही थी। थर्ड फेज में क्या है, 1858 से लेकर 1947 में, जहाँ पे क्या है ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी से वो अपने जिम्मे ले लेता है, फिर वही एडमिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर कर रहा होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें जो कि कंपनी के अंदर जो है देखने को मिलता है हमें, सबसे पहले क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका कोई इंटेंशन नहीं था, बहुत कम इंटेंशन था कि भाई इंडिया के अंदर जो है कोई भी इनोवेशन जो है वो करेंगे। मेन चीज़ क्या था, ट्रेड था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज है उस चीज़ को क्या है इंडिया से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। 65 से लेकर 72 के बीच का पीरियड अगर हम देखें, मतलब हम कह रहे हैं 1765 से लेकर 1772 के बीच का पीरियड क्या है, यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल बहुत सारे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नर और ब्रिटिश ऑफिशियल के अंदर जो है वो काम किया करते थे। इंडियन ऑफिशियल को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी बहुत सारी, लेकिन कोई पावर नहीं था। दूसरी ओर क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल उनको क्या है पावर तो बहुत सारे थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा नहीं था, मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन को देके खुद क्या है एक तरीके से मजे में थे, सिर्फ और सिर्फ पावर को एंजॉय कर रहे थे। 1772 के अंदर क्या है, कंपनी जो है जो डुअल गवर्नमेंट है उसको क्या है एंड कर देती है, यानी कि अब क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो क्या होगा अपने सर्वेंट के थ्रू क्या है वो करेंगे, एंड जो डुअल गवर्नमेंट है उसको क्या है खत्म कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो क्या है वो घूस लेने, ब्राइब्स लेने के कारण, गिफ्ट लेने के कारण काफी वेल्दी हो गए थे, जिसके कारण क्या है ब्रिटिश मर्चेंट, जो अदर ब्रिटिश मर्चेंट थे वो काफी ज्यादा उनसे जेलस हो गए थे। 1767 के अंदर क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक एक्ट पास करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसा कमा रही भाई इंडिया के अंदर, अब जो है भाई आप हर साल जो है वो 4 लाख पाउंड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्शन को भी क्रिटिसाइज किया गया पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा ब्रिटेन के अंदर, और जो भी स्टेट्समैन थे ब्रिटेन के अंदर वो दोनों क्या है वो एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्शन को। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो क्या है एक कॉम्प्रोमाइज पे आती है, एंड फिर डिसाइड किया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से क्या है कि जो भी बेसिक पॉलिसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके उसको क्या है कंट्रोल करेगी, बेसिक पॉलिसीज को, ठीक है। उसी दौरान देखने को मिलता है कि कंपनी जो है वो क्या है रिटेन करेगी अपने ट्रेड, जो ईस्टर्न ट्रेड है उसके मोनोपोली को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल तो करेगी, लेकिन वहां पे क्या है कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड के ऊपर इस रीजन में वो छीना नहीं जाता है, वो रहने दिया जाता है। कंपनी जो है फिर क्या धीरे धीरे, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक नॉच है क्या भाई, कि कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे वो तो दिख रहा है कि जब इंग्लैंड जा रहे हैं तो बहुत धनी है भाई, वहाँ जमीन पे जमीन जो है घर खरीद रहे हैं, बहुत लेविश जो लाइफ है उनका सारा है, तो लोगों को लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कमा रही है, मतलब क्योंकि उसके काम करने वाले जो भी ऑफिसर थे बहुत धनी हो रहे थे, लेकिन ओवरऑल कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा नहीं था, यानी कि कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी को लेके उसके ब्रिंक पे खड़ी हो गई थी। एंड इसी वजह से क्या है वो अगस्त 1772 में क्या है कि जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन से क्या है पैसा मांगती है, लोन मांगती है, भाई बोलती है कि भाई हमको जो है 1 मिलियन पाउंड जो है आप लोन दे दीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये कैसी कंपनी है कि यहाँ काम करने वाले लोग तो बहुत धनी दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी ओवरऑल क्या है बैंक्रप्सी हो गया कि हमसे आके पैसा मांग रहा है, पैसा तो इतना सारा इसके यहाँ दिख रहा है। तो वहीं से क्या है ब्रिटिश क्राउन जो है वो क्या है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए स्टार्ट करती है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ताकि कंपनी का जो अफेयर है वो कंट्रोल हो सके। फिर इसके बाद से हमको पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग जो है हमारा पॉइंट वो 1772 से याद रखना कि कंपनी पहुंची ब्रिटिश क्राउन के पास कि भाई हमको लोन जो है 1 मिलियन पाउंड आप दे दीजिए, तो वहीं पे क्या है ब्रिटिश क्राउन उसको बाद से जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वहीं से स्टार्ट होता है, ये दिमाग में बैठा लो। कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें कंपनी राज के अंदर, तो हमें सबसे पहला जो है देखने को मिल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हमने पढ़ा भी अभी, जैसे कि देखो इनएफिशिएंट डुअल सिस्टम था, ये डुअल सिस्टम याद रखना है क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे दीवानी यानी कि रेवेन्यू राइट्स जो है वो कंपनी के पास रहेगी, जहां और दूसरी ओर निजामत यानी कि जुडिशियल और पॉलिटिकल राइट्स है वो नवाब के पास रहेंगे। तो इसी को एबॉलिशमेंट भी हमको बाद में जाकर देखने को मिलता है। फिर क्या है मिस गवर्नेंस की कंपनी के अंदर गवर्नेंस अच्छे ढंग से नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, अभी मैंने बोला कि 1 मिलियन पाउंड क्या है जाके लोन मांग रहे 1772 में। और मेन चीज क्या है कि कंपनी का सारा पैसा क्या है कि खत्म हो रहा था, क्योंकि वॉर बहुत ज्यादा कंपनी लड़ रही थी, ठीक है। जहां देखने को मिलता है कि मैसूर के हैदर अली से 69 के अंदर जो वॉर होता है उसके बाद से कंपनी की माली हालत ठीक नहीं थी उसके बाद से, एंड इसी के बाद क्या है कि देखने को हमें मिलता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट होने के कगार पे थी, तो जाके लोन मांगती है। प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ डिजिग्नेशन, अगर हम गवर्नर ऑफ बंगाल की बात किया जाए तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बना दिया गया, यानी कि देखो यहाँ यहीं से क्या है सेंट्रलाइजेशन की भी हम बात कर रहे हैं, जहां गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह रहे हैं, जो कि पहले जो थे याद रखना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हास्टिंग थे, ठीक है। तो वॉरेन हास्टिंग याद रखना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर उनको उनके मतलब अपने जो भी रोल था उसको परफॉर्म करने के लिए एक तरीके से असिस्ट करने के लिए क्या है एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया कि भाई ये जो है ये 4 मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। सेंट्रलाइजेशन की बात कही गई कि भाई यहाँ पे क्या है जो भी गवर्नर है मद्रास के और बॉम्बे के वो क्या है रिपोर्ट करेंगे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। देखो यहीं से क्या हो गया मद्रास और बॉम्बे जो पहले इंडिपेंडेंट काम कर रहा था अब क्या हो गया वो अंदर हो गया बंगाल के, यानी कि हम कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन जो है स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर, जहां एक चीफ जस्टिस थे और 3 जो है अदर जजेस थे, मतलब टोटल 4 जजेस हो गए, एक जो है चीफ जस्टिस थे, दूसरे जो है बाकी 3 जो है अदर जजेस प्रेजेंट थे। नेक्स्ट जो भी प्राइवेट ट्रेड था ऑफिसर्स का उन पे क्या रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दिया गया, कंपनी को भी अकाउंटेबल बना दिया गया कि भाई आप में क्या है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको जितने भी अफेयर्स होंगे उनको क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो सबमिट करना होगा उसका रिपोर्ट, मतलब एक तरीके से क्या है जो भी चीजें होंगी अब
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उसके जो भी अफेयर्स के रिपोर्ट्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है एक तरीके से रिपोर्ट करेंगे, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे कि भाई मेरे यहाँ ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। इसका सिग्निफिकेंस हमको क्या देखने को मिलता है कि ये पहला स्टेप है जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करना स्टार्ट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस या अफेयर्स को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहीं से सेंट्रलाइज्ड एक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखाता है। गवर्नर जनरल जो है वो क्या है, उनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस चीज़ से चला था, देखो 4 मेंबर्स थे काउंसिल में, एक हो गए कौन, गवर्नर जनरल खुद। तो उस काउंसिल में क्या है कि मेजोरिटी के हिसाब से चल रहा था। होना क्या चाहिए था, गवर्नर जनरल को वीटो होना चाहिए कि किसी चीज़ पे क्या है, अगर मान लो 4 भी अगेंस्ट में है और एक ये क्या है फेवर में लेता है या 4 फेवर में ये अगेंस्ट में लेता है तो वो चीज़ें रुक जाएंगी। तो इनमें क्या था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो मेजोरिटी पे मतलब 3/2 का के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर था वो भी वेल डिफाइंड नहीं था। गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे जो है वो इस चीज़ से क्या किए, इस चीज़ से कि गवर्नर जनरल बंगाल को रिपोर्ट करना है तो उनको क्या है ईगो पे लग गया, वो बहुत सारी चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करते थे। एंड यहीं से क्या है कि हमको पहला इसका बिगेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो एक तरीके से जो डिफाइंस था गवर्नर ऑफ मद्रास का कि वो रिपोर्ट गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे का कि वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसको, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको, ठीक है। तो यहीं पे क्या है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का, इतना ही पॉइंट है इसके अंदर। इसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ये जो पॉलिसी स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन का कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है सेंट्रलाइज किया जाए, जो कि इनैक्ट करके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इनैक्ट करने के बाद क्या है ये सेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ था। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हमको देखने को मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है 1773 के कुछ फ्लॉज रह गए थे जिसको दूर करने के लिए क्या है पिट्स इंडिया एक्ट जो है लाया गया था। इसके प्रोविजंस की बात करें तो ये क्या है एक इंट्रोड्यूस करता है डबल गवर्नमेंट को, जहां पे क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा था, दूसरा जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा था। तो याद हमको रखना कि एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कमर्शियल यानी कि ट्रेड को ओनली कंट्रोल कर रहे थे। गवर्नर जनरल जो काउंसिल है उनके स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके 3 मेंबर का लाया गया, मतलब पहले 4 मेंबर के थे अब क्या है 3 मेंबर्स के हो गए। सिग्निफिकेंस की बात कही गई तो पहली बार क्या है कि जो कंपनीज की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको पहली बार इंडिया के अंदर क्या है ब्रिटिश पॉजिशन के नाम से जाना गया। मतलब कहा गया कि जो भी कंपनी की टेरिटरीज है सारी की सारी क्या है ब्रिटिश पॉजिशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात करें तो इसके बैकग्राउंड में क्या हो गया, मेन जो 1773 में जो हम कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी का एक तरीके से क्या है कंटिन्यूएशन है कि फिर से क्या है जो हर 20 साल में रिन्यू करना था जो भी चार्टर ईआईसी को दिया गया था उस चीज़ को लेकर। तो इसके प्रोविजंस में हम देखते हैं तो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है ईस्ट के अंदर वो क्या है फिर से अगले 20 साल के लिए क्या है एक्सटेंड की जाती है। जो भी ओवरराइडिंग पावर्स था कॉर्नवालिस को जो दिया गया था वो क्या है कि फिर से जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल होंगे या गवर्नर्स होंगे इवन प्रेसिडेंसीज के सबको क्या है एक्सटेंड किया गया। वो चीज़ एक्ट जो है क्या है ज़्यादा पावर देता है गवर्नर जनरल को कि वो जो भी प्रेसिडेंसीज है मद्रास और बॉम्बे की उसके ऊपर क्या है जो गवर्नर जनरल है उसको क्या है एक तरीके से पावर मिलता है। नेक्स्ट ईआईसी को बोला गया कि भाई आप जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए दीजिएगा और जितने भी इंप्लॉइज है उसका पेमेंट प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसका पेमेंट वो जो है वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी को प्रीवियस चार्टर मिला था ट्रेड मोनोपोली को लेकर उसी को क्या है जस्ट रिन्यू करने के लिए जो चार्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, जो हमने देखा भी कि लास्ट कब 1793 के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था, तो जस्ट उसका ही कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1813 वाला। तो प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ जो पार्शियल ट्रेड है मतलब ओवरऑल ट्रेड जो है कंपनी का वो क्या है उसको एंड कर दिया गया। एंड यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ जो टी के अंदर ट्रेड यानी कि चाय के अंदर और चाइना के अंदर जो ट्रेड है बस वही मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रह गया। मतलब बाकी चाय को छोड़ के और चाइना में ट्रेड करने को छोड़ के बाकी इंग्लैंड से क्या है और भी कंपनी जो है वो क्या है ट्रेड कर सकती है। सोवरेनिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी पोजीशंस थे इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके सबसे ऊपर जो है उसके ऊपर हम कह सकते हैं ब्रिटिश जो क्राउन था उसको सोवरेन जो है वो बना दिया गया। फिर जो भी मिशनरीज थे क्रिश्चियन मिशनरीज उनको एक तरीके से परमिशन जो है वो ग्रांट किया गया कि आप जाके जो है वो इंडिया में जो रिलीजियस एक्टिविटीज है या जो प्रोपेगेशन है क्रिश्चियनिटी को लेकर वो प्रोपेगेट करवाइए। लोकल गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया ताकि एक वेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखने को हमें मिले। एजुकेशन में क्या है कि इंडियंस को एजुकेट करने के लिए 1 लाख रुपए जो है वो दिए गए ताकि इंडियन जो है वो एजुकेट हो। तो नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये क्या है एक तरीके से जस्ट रिन्यूअल है जो हर 20-20 साल में क्या है चार्टर जो है वो आता था। तो यहाँ पे क्या है हमको देखने को मिलता है कि फिर से वो 1833 के अंदर क्या है क्योंकि लास्ट हमने पढ़ा था 1813 के अंदर क्या है चार्टर आया था तो फिर ऑब्वियसली 33 के अंदर आना था। यहाँ पे क्या है कि हमको देखने को मिल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो डेजिग्नेशन है इसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो कि पहले जो थे वो विलियम बेंटिंग थे। यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर जो है पूरे ब्रिटिश इंडिया का जो है वो दे दिया गया। लॉ कमीशन भी पहला एस्टेब्लिश हुआ जिसके चेयरमैन जो थे लॉर्ड मैकॉले थे। इन्होंने ट्राई किया था कि जो ओपन कंपटीशन हो जिसमें इंडियंस भी जो है वो सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो आ सके, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उन्होंने इस चीज़ को लेके क्या है अपोज किया तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया कि भाई आप जो है वो फ्रीली इंडिया के अंदर क्या है सेटल जो है वो हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच जाता है क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे कि हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। तो जब इंडिया कर दिया तो यहाँ पे क्या है हमने पढ़ा भी कि जितना भी पूरे ब्रिटिश इंडिया है उसमें लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे है। पहला जो लॉ कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था इसी का हम कह सकते हैं कि यही एक तरीके से क्या है रिस्पॉन्सिबल भी है कि जो ड्राफ्टिंग हुई इंडियन पीनल कोड की जो कि बाद में जाके एनैक्ट भी हुआ है 1860 तक। अब हमने अभी देखिए रिसेंटली अगर हम देखें
तो इंडियन पीनल कोड को क्या है, रिप्लेस भी किया है। तो यही चीज़ है, वो इंडियन पीनल कोड आया, आईपीसी जिसको हम लोग कहते हैं, आईपीसी जो है 1860 के अंदर जो है इनैक्ट जो है वो हुआ था। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये क्या है, लास्ट चार्टर एक्ट है जो कि ब्रिटिश के द्वारा जो है वो पास किया गया था, एंड इसी में क्या है, कॉल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी के रूल को तो एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन इस चार्टर में ये मेंशन नहीं था कि ये कितने पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड तक जो है वो क्या होगा, इशू किया जा रहा है इस चीज़ को। प्रीवियस जितने भी चार्टर्स थे उसमें हमने देखा था इस चीज़ को कि हर बार क्या है मेंशन था कि अगले 20 साल तक क्या है ये चार्टर जो है वो वैलिड रहेगा, जबकि ऐसा इस केस में पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो मेंशन नहीं था। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को पहली बार क्या है सेपरेट कर दिया गया। यहाँ पे इस चार्टर के थ्रू क्या है, एक उस देखा गया कि एक ओपन सिस्टम को क्या है इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द सिलेक्शन ऑफ दी सिविल सर्वेंट्स। तो ये जो सिविल सर्वेंट जो है सेलेक्ट हो रहे थे तो इसमें इंडियंस को भी जो है वो क्या है अलाउ किया गया था। लोकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जहाँ पे देखने को मिलता है कि 4 मेंबर्स को अलाउ किया गया, एक बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से। सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रीवियस चार्टर के जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि ये मेंशन था कि हर 20 साल पे क्या है, प्रीवियस चार्टर में ये मेंशन रहता था कि अगले 20 साल तक जो है वो कंपनी का जो है वो रूल रहेगा, लेकिन इस चार्टर में इंडिकेट किया गया कि भाई कंपनी का जो रूल है वो कभी भी क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जब भी चाहे तो उसको चीज़ को क्या है टर्मिनेट जो है वो कर सकती है। पहला स्टेप जो है वो टुवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस हम कह सकते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो कि पहली बार क्या है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो उस चीज़ को हमको देखने को मिलता है। क्राउन रूल के अंदर जितने भी एक्ट्स थे वो आइदर इंडियन काउंसिल्स एक्ट कहलाते थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कहलाते थे। तो नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पे क्या है, सेपॉइंट म्यूटिनी 1857 के बाद जस्ट क्या है कंपनी को ऐसा लगता है कि अब इंडिया के अंदर क्या है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक कंपनी के हवाले नहीं छोड़ सकते, तो यहीं से हमको 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है नजर आता है। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट हम कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहा था, एंसरेबल गवर्नमेंट बना रहा था, क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अगर एडमिनिस्टर कर रहा था इंडिया के अंदर तो देखने को मिला कि उसके अंदर तो अपने ही इतना सारा करप्शन है जो कि खुद ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है नहीं, तो इसको बोला गया कि बिल्कुल ही हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे। इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एक क्या है, एक एंसरेबल जो है गवर्नमेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन टेरिटरीज को रूल किया जाने लगा इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। प्रोविजंस की बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया गया, एंड उनकी जगह पे क्या है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो क्रिएट किया गया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के जो मेंबर्स होते थे उस समय वही जो है उसके अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे। इस एसओएस को सपोर्ट करने के लिए एक 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल जो है वो भी बनाया गया। नेक्स्ट अगर देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाने लगा। वाइसरॉय हम लोग कहते हैं क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। पहले हमको वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है याद रखना है लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने मेंशन कर दिया है, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया था, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया था, मैंने मेंशन कर दिया वहीं पे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है पहले लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे। अगर हम इसके बाद देखें तो वाइसरॉय को एक कंप्लीट अथॉरिटी दिया गया, कंट्रोल दिया गया ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक्ट क्या है, इंडिया को ब्रिटिश का क्या है एक डायरेक्ट जो है कॉलोनी जो है बना देता है। 1857 के वॉर के बाद क्या है कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को अगर नहीं इंक्लूड करेंगे या जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें अगर इंडियंस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उनको क्या है बिल्कुल ही एक सेक्लूडेड लगेगा। उनको ऐसा लगेगा कि एक फॉरेन, एक बाहर से आई गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस को जो है कंट्रोल कर रही है, तो वो चीज़ क्या है ऑफेंड होंगे वो, और वो रिवोल्ट तो होगा ही। तो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए क्या है ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि इंडियंस को जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है उसमें बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। इसी के लिए हमको देखने को मिला कि 1857 के वॉर के बाद क्या है कि इंडियंस को ब्रिटिश काउंसिल के अंदर जो है एंट्री देने के लिए, मतलब जो इंडियन काउंसिल जो था, ठीक है, उसके अंदर एंट्री देने के लिए हमको 3 एक्ट देखने को मिलते हैं। एक है 1861 के अंदर, 92 के अंदर और 1909 के अंदर। इन तीनों को हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसके बाद से डिफरेंट और भी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, लेकिन उसके बारे में हमको उतना नहीं पढ़ना है। मेनली इस चैप्टर के अंदर जो है हमको अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश के इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। अगर हम सबसे पहले कमर्शियल पॉलिसी की बात करें तो हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में इसको बांट के पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम 1600 से लेकर 1757 तक पढ़ेंगे, दूसरा हम 1757 से लेकर 1813 तक पढ़ेंगे, और आफ्टर 1813 जो है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, पहला हमारा टाइम लाइन जो है वो 1600 से लेकर 1757 के बीच में है, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि इंडियन गुड्स के रेस्पेक्ट में, मतलब स्पाइसेस और टेक्सटाइल के एक्सचेंज में क्या है कि प्रीसियस मेटल जो है वो प्रोवाइड करती थी, साथ ही साथ अपने गुड्स जो है वो क्या है एक तरीके से प्रोवाइड करती थी। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सचेंज कर रही थी प्रीसियस मेटल और गुड्स को इन विथ रेस्पेक्ट टू हम कह सकते हैं इंडियन गुड्स, ठीक है, स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स मेनली। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट के अंदर क्यों आखिर एक्सचेंज करी थी, क्योंकि स्पाइसेस और टेक्सटाइल का यूरोपियन मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, एंड इसीलिए उन्होंने क्या है कि इंडिया के अंदर जो है फैक्ट्रीज भी जो है ओपन की थी।
तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, ब्रिटिश के अगर हम अंदर देखें तो वहाँ पे इंडियन गुड्स का डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे वो काफ़ी जेलस जो है वो फील करने लगे, क्योंकि इंडियन का जो कॉटन टेक्सटाइल था काफ़ी ज़्यादा फेमस वहाँ पे हो गया था। तो वो क्या है, लॉबी किए कि भाई ये जो है इंडियन प्रोडक्ट जो है नहीं आना चाहिए, कि इसके वजह से हमारा जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है वो तो बिक ही नहीं रहा है। तो इन्होंने लॉबी करके क्या है, बैन लगा दिया ऑन द सेल ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने एक तरीके से बैन लगा दिया था। नीदरलैंड्स को छोड़ के बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने क्या है, या तो बैन लगाया, अब कई बार बैन बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने बहुत हाई जो हम कह सकते हैं इंपोर्ट टैक्स है वो इंपोज कर दिया। ठीक है, इंपोज कर दिया इंडियन फैब्रिक्स के ऊपर, जिसके कारण क्या है कि ये जो कपड़े यहाँ से जाते थे वो बहुत महंगे हो जाते थे, तो मैक्सिमम लोग जो है उसको खरीद ही नहीं पाते थे। इसी के बाद हमको देखने को मिलता है कि जो कंपनी का कमर्शियल रिलेशन है इंडिया के साथ वो चेंज होता है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हमें देखने को मिलता है। हमने पढ़ा भी था कि जो बैटल ऑफ प्लासी जो है इसके बाद से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव जो है देखने को मिलता है हमें। अब देखो नेक्स्ट जो टाइमलाइन है हमको 1757 से लेकर 1813 के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या है, कंपनी जो है अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करती है कि बंगाल से जितना क्या है उनको ट्रेड में जो है वो फायदा हो सके। तो बंगाल के अंदर क्या है कि वो एक तरीके से क्या है, पूरा का पूरा जो ट्रेड पे कंट्रोल है वो स्थापित कर लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने इनकम जो कि बंगाल से हो रहा था, ठीक है, वो एक तरीके से जो भी इंडियन गुड्स थे, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट के लिए उसी इनकम को यूज़ कर रही थी। मतलब समझो इस चीज़ को कि बंगाल में ट्रेड करने के दौरान जो भी उनको फायदा होता था, जो प्रॉफिट है, उसी प्रॉफिट से क्या है वो इंडियन गुड्स को खरीद रहे थे और फिर क्या है एक अपने कंट्री के अंदर क्या है यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो कर रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जो बंगाली वीवर्स थे, मतलब जो टेक्सटाइल हम कह रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, तो जो भी समझो कि वीवर्स थे उनको फोर्स किया जाने लगा कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कंपनी के लिए ही काम करेंगे, एंड काफ़ी लोअर वेजेस पे जो है वो काम करते थे, एंड जो भी इंडियन मर्चेंट्स है उनके लिए वो बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे। कंपनी के जो सर्वेंट थे वो क्या है, जो सेल है न्यू कॉटन का उस पर पूरी तरीके से मोनोपोलाइज जो है वो कर चुके थे। तो सिंपल सा चीज़ है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोकल यहाँ के वर्कर्स थे और मर्चेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, हैम्पर हो गए इस चीज़ को लेकर कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस जो है झेलना पड़ रहा था, बहुत जो है फाइनेंशियल क्रंचेस के अंदर वो आना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि तुम समझो कि जो ब्रिटिशर्स थे, अब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे या जो वर्कर थे वो जाते थे डिफरेंट हम कह सकते हैं विलेजेस के अंदर, ढेर सारे जो यार्न है उसको दे देते थे एंड बोलते थे वो जो फैब्रिक है उसमें चेंज करने के लिए। अब क्या है कि देखने को मिलता था कि वो देते थे एडवांस में और पैसा भी देते थे, लेकिन वो पैसे का जो वैल्यू था वो पर डे वेजेस काफ़ी कम था, लेकिन क्योंकि जो गाँव वाले थे उनको क्या पैसा मिल जाता था तो वो भी क्या है बहुत कुछ नहीं कर पाते थे इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद से हमको आफ्टर 1813 में पढ़ना है, जहाँ पे क्या है जो इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप है उसका रियल ग्लो पूरी तरीके से जो हम कह सकते हैं जो क्राफ्टमैनशिप है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है इंडिया के अंदर। ब्रिटिश की इकोनॉमी और उसका जो इकोनॉमिक रिलेशन है इंडिया के साथ वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो 1750 से लेके 1820-30 के बीच में हमको यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे अगर देखा जाए क्योंकि इंडस्ट्रीज बैठने लगे, लोग काम पे जाने लगे, लोगों के पास पैसा आने लगा, तो क्या है बिल्कुल एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन कहो कि वो ब्रिटिश के अंदर जो है या ब्रिटेन के अंदर जो है हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण ये डेवलपमेंट जो है वो सपोर्ट हो रहा था या इन्फ्लुएंस हो रहा था। सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रिटिश जो है कि ये कहीं पे भी जाते थे दूसरी जगह जो भी फॉरेन मार्केट्स में, तो या तो ये बाय मींस ऑफ वॉर या कोलोनियलिज्म के कारण क्या है उस मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते थे। जैसे इनके पॉलिसी में देखें तो ये जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज में जाते थे वहाँ से क्या है रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, या तो वो बिल्कुल ही उस पर कब्जा कर लिए या बहुत चीप रेट पे जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको, फिर वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करते थे उस कंट्री से अपने कंट्री के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर। वहाँ पे उससे फिनिश जो है प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि उनके पास लार्ज स्केल पे क्या इंडस्ट्री जो है वो चल रही थी। जो प्रोडक्ट बनता था, प्रोडक्ट तो बहुत सारा बन रहा है, अब इतने सारे प्रोडक्ट को एक ही जगह पे तो नहीं यूज़ किया जा सकता, मतलब ब्रिटेन के अंदर, तो वो क्या है उस कंट्री में ही क्या है फिर से उन प्रोडक्ट्स को फिर बेचती भी थी तो उससे भी पैसा कमा रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली वो साउंड होता चला गया क्योंकि समझो कि रॉ मटेरियल कम दाम में तैयार प्रोक्यूर कर रहा है एंड उसके बाद से क्या है कि लार्ज जो मार्जिन है उस पर क्या है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको सेल आउट भी कर रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट इतना सारा हो रहा था। तो उस कैपिटल को वो यूज़ कर रहे थे नए इन्वेस्टमेंट के लिए, नए नए मशीन को खरीदने के लिए, फैक्ट्री को बैठाने के लिए। फिर अगर हम देखें तो 1740 के बाद क्या है कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन जो है वो क्या है वो इंक्रीज होने लगती है, जो कि डिमांड ऑफ गुड क्या है कर रही होती है, मतलब सिग्निफिकेंटली क्या ब्रिटिश का पॉपुलेशन भी बढ़ना स्टार्ट किया। अब क्या है कि उनको भी एक तरीके से डिमांड हो गया जो गुड्स है उस चीज़ का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमको पढ़ना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उससे जुड़े इन्वेंशंस के बारे में। तो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, जैसे समझो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो भले ही क्या है हम कहते हैं कि मशीन बनना ये सारी चीज़ें साइंस का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में मेन जो जील था वो साइंटिफिक नहीं था। हम देखते हैं कैसे, जैसे बहुत सारे इन्वेंशंस हुए जैसे हारग्रीव्स का, वॉट का, कार्टराइट का, ठीक है, जो कि फाउंडेशन रखा किस चीज़ का, अगर हम देखें जो बर्जॉनिंग इंडस्ट्रीज है, मतलब बर्जॉनिंग कहते हैं एक तरीके से जो भट्टी के रूप में जो है कंटिन्यूअस 24 घंटे चलने वाला इंडस्ट्री है उसका, तो उसका इन्वेंशन बहुत सारे क्योंकि इंजन्स बने, जैसे हम कह सकते हैं जो मशीनरी है वो बना, तो वो तो साइंटिफिक अप्रोच था तभी तो बना। लेकिन तुम समझो ये इन्वेंशंस अकेले क्या है रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। मेजर जो था वो डिजायर था किसका, मैन्युफैक्चरर्स का। सिंपल सा चीज़ है, मान लो कि जो मशीन अगर प्रोवाइड कर लिया गया कोई इंजीनियर्स के द्वारा, वो प्रोवाइड कर लिया फैक्ट्री को, मशीन दे दिया। अब जो फैक्ट्री ओनर होगा जब तक उसको एक तरीके से अंदर से जील नहीं रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हम इस चीज़ का मशीन का यूज़ करें, खूब सारे प्रोडक्ट्स बनाए उनको बेचे पैसा कमाए, तब तक क्या है कि वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया कि
रादर इट वॉज डिजायर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन रैपिडली फॉर एक्सपेंडिंग मार्केट्स। मतलब हम नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेंशन जो हो रहे थे वही रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या इंपैक्ट रहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ब्रिटिश सोसाइटी पे, तो इट लेड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज द फाउंडेशन ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डेवलप्ड नेशंस। धीरे धीरे देखने को मिला क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स है वो मिलने लगे। दूसरा चीज़ है कि लोग इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयड थे, तो जिनके का जो हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर हो गया, उनको पैसा आने लगा तो वो परचेज करना स्टार्ट कर दिए, डिमांड करना स्टार्ट कर दिए गुड का। तो धीरे धीरे हमको देखने को मिलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या है बढ़ने लगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दो इंटायरली न्यू क्लास जो है सोसाइटी का जो है वो पैदा हो गया। एक था इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट का, जिनके पास क्या थे, दे ओन्ड फैक्ट्रीज की, जो फैक्ट्रीज के मालिक थे वो हो गए, एंड उनके पास क्या है काफी ज्यादा क्या है कि डेवलपमेंट काफी फास्ट रेट पे हो रहा था उनका, एंड सोसाइटी के अंदर क्या है काफी अलग लेवल पे अनप्रेसिडेंटेड हम कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी को वो एंजॉय करते थे। दूसरा जो था वो वर्किंग क्लास था कि वो एज अ हम कह सकते हैं कि लेबर जो है वो क्या है हायर होता था डेली वेजेस पे, जो कि काफी लो वेजेस था। एंड कि अब देखो जैसे गांव में लोग रह रहे हैं, अब फैक्ट्री बगल में खुल गई तो लोग वहां पे जा रहे हैं, तो अपना जो रूरल इकोनॉमी है वो क्या है बिल्कुल ही क्या है डिवास्टेट कर जाएगा, डैमेज कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बुरी तरीके से। तो जो भी रूरल सराउंडिंग था वो उनको क्या है वहां से उखाड़ लिया गया या उखाड़ फेंका गया, क्योंकि अब क्या है वो कि वो चाह के भी जो रूरल इकोनॉमी है उस पर डिपेंड नहीं हो सकते थे। वर्किंग आवर जो फैक्ट्री में था वो बहुत ही एक्सटेंसिव हमें देखने को मिलता है, 14-14 घंटे 16-16 घंटे जो है काम करवाया जाता था और लो वेजेस पे। अगर हम फीमेल और चिल्ड्रन की बात करें तो इनको भी इक्वली जो है हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ता था एक तरीके से। देखो इसके बाद से नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ईस्ट इंडिया कंपनी पे और ब्रिटिश इंडिया पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राइज ऑफ पावरफुल क्लास ऑफ मैन्युफैक्चर जो है ब्रिटिश के अंदर, ये हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसकी पॉलिसीज पे, क्योंकि धीरे धीरे क्या है जो मैन्युफैक्चरर्स ब्रिटेन के अंदर क्या होने लगे बढ़ने लगे, उनके पास पैसा आने लगा, तो अब क्या है कि वो पॉलिसीज पे इन्फ्लुएंस उनका देखने को हमें मिलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडिया से ही उनको रॉ मटेरियल्स आ रहा था, तो इंडिया के अंदर वही पॉलिसीज को आने देते थे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास क्या आ गया पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो वो उन्हीं पॉलिसीज को लाते थे जिनसे उनको क्या है फायदा होता था। 1793 से लेके 1813 के बीच में जो मर्चेंट्स थे इन्होंने क्या है कि कंपनी के खिलाफ और उनके कमर्शियल प्रिविलेजेस के खिलाफ क्या है एक तरीके से एक पावरफुल जो कैंपेन है लॉन्च किया। हम किन मर्चेंट्स की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश मर्चेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी के और उसके कमर्शियल प्रिविलेजेस के खिलाफ क्या है एक तरीके से जो पावरफुल जो है हम कह सकते हैं कि कैंपेन जो है स्टार्ट किया। फाइनली वो सक्सीड भी होते 1813 के अंदर, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया के अंदर इंडियन ट्रेड के अंदर उस चीज़ को एबॉलिश कर भी दिया गया था। याद करो हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी। मोनोपोली कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी दूसरी ब्रिटिश की कंपनी इंडियन मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकती, वो आ ही नहीं सकती काम करने, ठीक है। तो इस चीज़ का जो मोनोपोली था उस चीज़ को ब्रिटिश के अंदर जो मर्चेंट क्लास था उन्होंने रिवोल्ट करके क्या है खत्म करवा दिया। एंड यहीं से क्या है कि एक नया फेज जो है हमको ब्रिटिश के इकोनॉमिक रिलेशन का विद द इंडिया स्टार्ट होता है। एग्रीकल्चरल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है एक इकोनॉमिक कॉलोनी था इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लैंड का। मतलब इंडिया के अंदर सिंपल सा चीज़ समझो कि जो हम पूरा का पूरा पहले एग्रीकल्चर हो रहा था, अब ये जो भी एग्रीकल्चर है जो प्रोड्यूस है वो सारे प्रोड्यूस एक तरीके से यूज हो रहे थे एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्रीज दैट वर प्रेजेंट इन द ब्रिटेन। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में एग्रीकल्चर जो पार्ट है वो एक तरीके से क्या है ब्रिटिश की इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लैंड का इकोनॉमिक कॉलोनी है, क्योंकि यहीं से क्या है रॉ मटेरियल जो है वो क्या है ब्रिटिश के अंदर जो फैक्ट्रीज प्रेजेंट है उसके लिए जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब वो क्या है एक पॉलिसी फॉलो कर रही थी फ्री ट्रेड का या अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स का। मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश से जो भी सामान इंडिया के अंदर आता था वो बिल्कुल ही अनरिस्ट्रिक्टेड होता था, ठीक है। नेक्स्ट हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्री ट्रेड जो है वो इम्पोज किया गया इंडिया के ऊपर। ये जो था ओनली वन साइडेड था, मतलब तुम समझो कि इंडिया के अंदर जो है वो ब्रिटेन से तो सामान आ सकता था फ्रीली, लेकिन जो इंडियन प्रोडक्ट्स ब्रिटेन एक्सपोर्ट होता था उस पर क्या है हाई टैरिफ जो है वो इम्पोज किया जाता था, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे क्या है बैन भी था डिफरेंट कंट्रीज के अंदर यूरोप में। तो हमको देखने को मिला कि ये जो फ्री ट्रेड वाला एग्रीमेंट है ये भाई वन साइडेड है, ये तो टू साइडेड है ही नहीं, मतलब वहां से यहाँ सामान आ सकता है, यहाँ से वहाँ सामान जो है वो जा ही नहीं सकता है उस लेवल पे। नेक्स्ट अगर देखें तो जो भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे इन्होंने क्या है इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो है ना वो हम क्या है वेस्टर्नाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम क्या है देखो जो ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बन रही हैं वो सारे प्रोडक्ट्स क्या है इंग्लिश प्रोडक्ट्स है या वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का जब तक किसी को टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि आदत नहीं होगी यूज करने की, तब तक वो उस चीज को खरीदेगा ही नहीं। तो अगर हम ब्रिटेन के अंदर क्या है फैक्ट्रीज में वो प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे बना भी ले, जैसे समझो अब यहाँ के लोग क्या है मान लो धोती कुर्ता पहन रहे हैं, अब ब्रिटेन के अंदर क्या है कि शर्ट पैंट बन रहा है या कोट बन रहा है, तो उसका नीड जब तक क्रिएट नहीं करेगा वो बेच नहीं पाएगा ना। अब धोती कुर्ता पहनने वाले इंसान को हम शर्ट पैंट कैसे पहना सकते हैं, तो पहले उसको एक तरीके से हम टेस्ट लगाएंगे उस चीज़ का कि भाई शर्ट पैंट पहनने में ज़्यादा अच्छा है, देखो सस्ता है, ज़्यादा चलता है, और तुमको ठंडे गर्मी बरसात से ज़्यादा बचाता है एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जब तक टेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक क्या है सेल जो है नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि वेस्टर्नाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इंडियंस को जो वेस्टर्न गुड्स है उसके टेस्ट के लिए डेवलप जो है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ट्रेड का इंपैक्ट है इंडिया के अंदर वो क्या होता है, तो इंडिया का जो प्रोडक्ट जो है अपना प्रोडक्ट, मतलब हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं,
जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स से अभी भी compete कर पा रहे थे, मतलब बहुत सारे जैसे अगर तुम देखो जो फैब्रिक्स वगैरह जैसे खादी वगैरह हो गया, इंडियन जो फैब्रिक है, ठीक है, ये अभी भी क्या है जो ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स जो कपड़ा बना के ला रहे थे उसके साथ compete अभी भी कर पा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि एक तरीके से जो ब्रिटेन के अंदर अगर एंट्री हो रहा है, मान लो इंडिया से जो इंडियन हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं वो अगर एक्सपोर्ट होता है ब्रिटेन पहुंचता है, तो फिर उस पर क्या है कि वहाँ की मार्केट में उसका टेस्ट भी था, मतलब लोग उसको पसंद कर रहे थे, यूज कर रहे थे, क्योंकि वो compete कर रहा था उन ब्रिटिश ब्रिटिश प्रोडक्ट्स से जो कि फैक्ट्रीज में बन रहे थे। तो इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट्स में उन्होंने क्या है हाई जो टैरिफ है वो इम्पोज किया, ड्यूटीज को इम्पोज किया, जिसके कारण उसका कॉस्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ जा रहा था। अब देखो, अब इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया पहले क्या कर रहा था, रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड कर ही रहा था, साथ ही साथ इंडिया में जो भी यहाँ के लोकल हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स थे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बना रहे थे। तो ये प्रोडक्ट्स का डिमांड था ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बिके। तो उन्होंने इंडिया में एक तरीके से धीरे धीरे क्या है फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बजाय उनका ध्यान हो गया कि इंडिया से सिर्फ और सिर्फ क्या है जो रॉ मटेरियल्स है वही प्रोवाइड हो, ताकि हम फैक्ट्रीज में उन रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाए फिर उनको क्या है बेचे। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे अगर हम 1856 में ही देख ले तो इंडिया कितने ज़्यादा रॉ प्रोडक्ट्स को हम कह सकते हैं जो मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करता है। यहाँ देखो ये पाउंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पाउंड में सिर्फ और सिर्फ 43 लाख पाउंड का क्या है कॉटन जो है क्या है रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। 8,10,000 का कॉटन जो प्रोडक्ट है वो भेजा जाता है। 29 लाख पाउंड का क्या है फूड ग्रेन जो है वो भेजा जाता है। 17,30,000 पाउंड का क्या है इंडिगो यानी कि जो नील हम कहते हैं वो भेजा जाता है। 7,70,000 का क्या है रॉ सिल्क जो है एक्सपोर्ट किया गया था। इसके बाद से अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल का कुछ क्या है हमको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है, जैसे कि इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स थे अगर हम देखें तो वो दादा भाई नारोजी है, एमजी रानाडे है जिसको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज भी हम कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भी हैं। कुछ लिटरेरी वर्क जो है वो है देखने को हमको मिलता है, जैसे पहला जो है वो है प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया 1901 बाय विलियम डिग्बी। सेकंड जो है वो है सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1903 जो कि जीएस अय्यर का है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901-03 के बीच में लिखा गया जो कि आरसी दत्त साहब का है। एंड पॉवर्टी एंड हम कह सकते हैं अन ब्रिटिश रूल प्लस एक और बुक थी जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया, दोनों के दोनों जो है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। इवन हम कह सकते हैं राणा डे जो थे उनका ये मानना था कि इंडियन का जो एक्सेसिव रिलायंस है एग्रीकल्चर पे, ठीक है, वो उसका मेन प्रॉब्लम है किस चीज़ का, कि जो प्रॉब्लम जो भी इकोनॉमिक रूप से प्रॉब्लम है या सोसाइटल रूप से प्रॉब्लम है उसका मेजर जो कॉज है वो यही है कि इंडियन जो है वो एक्सेसिव रिलाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। अब तुम खुद सोचो कि एग्रीकल्चर तो एक सीजनल बिजनेस है जहाँ 6 महीना आदमी इंप्लॉयड है 6 महीना अनएम्प्लॉयड है, तो जब अनएम्प्लॉयड रहेगा तो वो क्या है धीरे धीरे क्या है विक्सित सर्कल में या साइकिल में जो है वो घुसता चला जाएगा मनी लेंडर के। नतीजा क्या होता था कि धीरे धीरे 2 4 5 10 साल होते होते पता चला जो जमीन रहता था वो भी क्या है कब्जा कर लिया जाता था दूसरे आदमी के द्वारा या मनी लेंडर के द्वारा। एंड इसी चीज को राणा डे ने क्या कहा, एक वर्ड यूज किया, इसको रेट्रोग्रेड मूवमेंट कहते हैं। बोला गया कि भाई ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है जहां पे एग्रीकल्चर जो कि एक प्राइमरी सेक्टर है उसमें पहले की तुलना में अब ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो गए। जैसे तुम देखो 1871 से लेकर 1891 के बीच में जो नंबर ऑफ लेबरर्स इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर के अंदर वो 55% से बढ़ के 66% हो गए। मतलब ये चीज घटना चाहिए था, प्राइमरी सेक्टर से धीरे धीरे स्विच होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, जो कि हमको देखने को नहीं मिला। यहाँ पे क्या है 55% पहले ही था और अब बढ़ के 66 होगा, ये एक्चुअल में घटना चाहिए था। इसीलिए देखो वर्ड रेट्रो लगाया गया। रेट्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव हम कहते हैं, यानी कि ये उल्टा मूव हो रहा है, जहां पे एडवांसमेंट होना चाहिए डी एडवांसमेंट जो है देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ पे जोर दे रहे थे कि जो लैंड रेवेन्यू है इसको कम से कम किया जाए ताकि इंडियन पीजेंट्स के पास भी पैसा बचे, ताकि वो ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स है उनको क्या है खरीद पाए। ब्रिटिशर जो है वो फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि वो जो है वो ओपियम की जो है वो खेती करे। ओपियम हम लोग किसको कह रहे हैं, तो पॉपी प्लांट, ठीक है, मतलब जो अफीम जिसको कहते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही एक तरीके से एक्सटेंशन जो है वो झेल रहा था, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि ज़्यादातर जो फिनिश फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट्स है वो आ रहे थे और जो हैंडीक्राफ्ट्स वाला पार्ट था उस पर ब्रिटिशर जानबूझ के क्या ध्यान नहीं दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे वो कि ये जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाए। एक टर्म हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, इसी को कैपिटल फ्लाइट भी हम लोग कहते हैं। ये कब हुआ, तो जब हमको देखने को मिलता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया से क्या है कि मनी जो है वो क्या है वो निकाल रही थी, मनी इन द फॉर्म ऑफ हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स कह लो, गुड्स कह लो, या एक्चुअल में पैसा कह लो, सोना कह लो, ये सारी चीज़ें हैं, और उसको स्टॉक कर रही थी ब्रिटेन के अंदर। एंड वहाँ पे अपने अपने क्या है कि कंट्री को उस पैसे से यूज़ कर रही थी वो उस कंट्री के डेवलपमेंट, मतलब सोचो कि यहाँ से पैसा निकाल रहे किसी दूसरी जगह ले जा रहे एंड वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। इसी चीज़ को क्या है कि नारोजी ने क्या है अपने बुक में भी क्या है इस बात को लेकर एग्री किया उन्होंने, जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने आर्गूमेंट भी किया वहाँ पे कि जो यूनी डायरेक्शनल फ्लो है वेल्थ का
और रिसोर्सेज का फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, इसी चीज़ को ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है हम कह सकते हैं। ये जो ड्रेन है वो किस फॉर्म में हो रहा है, जहाँ पे देखने को मिला कि इंडिया से एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा होता है इंग्लैंड, लेकिन बदले में इंपोर्ट जो है वो क्या है, इंडिया के अंदर बहुत कुछ खास जो है देखने को हमको नहीं मिलता है। ज़्यादातर जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है हमको इनिशियली क्या है 1757 में बंगाल से जो है देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहने वाले कंपनी के जो सर्वेंट थे वो अपने जब घर ले जा रहे थे तो जितना ज़्यादा क्या है कि जितना ज़्यादा वो पैसा जो है एक्सटॉर्शन से या समझो कि जो जमींदारी है उस चीज़ से कलेक्ट करके ले जा सकते हैं, जो भी मर्चेंट्स है या कॉमन लोग से। मतलब और याद करो हमने पहले पढ़ा भी कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कंगाली के कगार पे था, और यहाँ काम करने वाले लोग जो है वो बहुत ऐसे लोग उसमें ऐसे भी थे जो ब्रिटेन के उस समय नामी हम कह सकते हैं पैसे वालों में गिनती होने लगा कि इंडिया के अंदर लोग वहाँ पे कंपटीशन हुआ। जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ भी नहीं हुआ था कि हर किसी को जो भी थोड़ा धनवान है या कुछ उसको अमेरिका जाना था या कनाडा जाना था, उसी तरह के वहाँ होड़ बन गया कि उसको इंडिया जाना था कि कौन इंडिया जाएगा, क्योंकि वो देख रहे थे कि आसपास पड़ोसी जो है पता चला 3 साल काम करके इंडिया में आया, अब वो बड़ा सा घर बना लिया है, गाड़ी खरीद लिया, सब चीज़ हो रहा है। तो उनके दिमाग में यही था कि इंडिया जो है वो एक ऐसा जगह है उनके लिए जहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा क्या है प्रॉफिट जो है होता है। अब जैसे ही क्या है हमको देखने को मिला 1765 के अंदर जहाँ पे दीवानी राइट जो है बंगाल का मिलता है, तो बंगाल का जैसे ही दीवानी राइट्स मतलब जो रेवेन्यू राइट्स है जिसको हम कहते हैं, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे क्या है इंडियन गुड्स को क्या है खरीदने लगी। एंड समझो वो इंडियन गुड्स को कहाँ से खरीद रही थी, जो बंगाल से दीवानी राइट्स के थ्रू उनको कलेक्शन जो होता था, उसी अपना पैसा भी नहीं लगा रहे, उसी पैसे से क्या है इंडियन गुड्स को खरीद भी रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। और जो इंडियन रेवेन्यू को यूज़ करते थे वो इंडियन के ही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसी चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बोला जा रहा है। इसके कारण क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस थे वो धीरे धीरे क्या हुए, वो एक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज जो है होना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि उस पर ध्यान नहीं था, उनका ध्यान था कि ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट यहाँ से किया जाए और उसको अपनी कंट्री के अंदर जो है वो भेजा जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां हम रोडवेज और रेलवेज की बात करते हैं तो ये चीज़ हमको देखने को मिला कि भाई एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हम मींस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब ब्रिटिशर्स जो थे उनको रेलवेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिला कि रेलवेज के कारण क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है उसको वो क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। एंड फिर उसको क्या है पोर्ट्स तक ले जा रहे थे। मतलब इंडिया में अगर तुम देखो कि एक जगह मान लो कि सामान तैयार हुआ, मान लो सिंपली हम कह रहे हैं मान लो उत्तर प्रदेश के अंदर, अब उसको क्या है वो बंगाल ले जाएंगे, बंगाल से क्या है एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की ओर, या मान लो बॉम्बे ले जाएंगे वहाँ से क्या एक्सपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री की ओर। तो अगर यूपी से बॉम्बे जाना है तो फिर उसको क्या है रास्ता ही रोड के थ्रू या रेलवेज के थ्रू क्या है जा पाएगा, फिर उसके बाद ही तो एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो वही चीज़ उनके लिए भी था। सेकंड हाफ 19वीं सेंचुरी के अंदर क्या है हमको देखने को मिलता है कि एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क जो है वो डेवलप होते हैं। रेलवे जो है 2 सिग्निफिकेंट बेनिफिट जो है देता है। सबसे पहला क्या है, जो भी इंटीरियर मार्केट्स थे उनको पोर्ट से जोड़ने का काम करता है और हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो है जो न्यू रेल लाइंस है उनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स था उनके रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन के लिए भी क्या है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं। समझो रेल बन रहा था तो उसमें स्टील बनना स्टार्ट हुआ, स्टील जो है वो यूज़ होने लगा, तो फैक्ट्री जो स्टील की फैक्ट्री है यूरोप के अंदर उसका भी प्रोडक्शन क्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इंडिया जो है वो क्या है जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, इक्वलिटी का, ह्यूमन राइट्स का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंडर ब्रिटिश रूल जो है वो बोरो करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे जो है दिमाग में इसको बैठा लेना कि किस तरह के लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हमको देखने को मिलते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स की बात करें तो इसके टाइप को हमको पढ़ना है। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कहने का मतलब क्या है कि कैसे जो लैंड कोई ओन कर रहा है तो उससे ब्रिटिशर्स जो है वो क्या है कैसे टैक्स लेते थे, इसी को लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के नाम से हम जानते हैं। तो इंडिपेंडेंस के पहले क्या है 3 मेजर टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो पाए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है जमींदारी सिस्टम, इसी को परमानेंट सेटलमेंट भी हम कहते हैं। दूसरा है रोटवारी सिस्टम जिसको रायतवारी सिस्टम या राटवारी सिस्टम भी हम कहते हैं, तो रियोटवारी सिस्टम कह लो। और तीसरा जो है वो है महलवारी सिस्टम। तो 3 सिस्टम हमको याद रखना है, जमींदारी सिस्टम, रियोटवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। तो पहला सिस्टम है हमारा जमींदारी सिस्टम जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 के अंदर। किन रीजन्स को ये इंक्लूड कर रहा है तो हम देखें कि बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, बनारस डिवीजन है उत्तर प्रदेश का या यूनाइटेड प्रोविंस कह सकते हैं उस समय का, नॉर्दर्न जो कर्नाटक रीजन है उसमें। ये ओवरऑल जितना भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था उसका 19% जो पार्ट है वो उसके अंदर क्या है यही सिस्टम जो है ऑपरेट होता था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। जमींदार कौन थे भाई, इनको माना गया कि ये क्या है लैंड ओनर्स के रूप में कंसीडर किया गया एंड इनको राइट भी दिया गया कि भाई जो भी जमीन है आपका उसको आप रेंट पे जो दे रहे हैं पीजेंट से, जो पीजेंट प्रोड्यूस निकाल रहा है उस प्रोड्यूस को आप क्या है उस प्रोड्यूस निकालने के लिए क्या है उससे रेंट जो है वो वसूल सकते हैं। इनको क्या है लैंडलॉर्ड्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया एंड ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के एजेंट ही नहीं थे, ये ओनर भी थे किस चीज़ के, पूरे इंटायर लैंड के अपनी जमींदारी के अंदर। मतलब समझो एक रीजन पे क्या है एक रीजन का एक आदमी को मान लो जमींदारी दे दिया गया, अब बोला गया कि इस रीजन के अंदर जितने भी जमीन है जिसपे कल्टीवेशन हो रहा है सबके क्या है आप लैंड ओनर हो गए। भाई लैंड ओनर हो गए तो क्या हो गया एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ कल्टीवेशन होगा तो आप क्या है लैंड के लिए क्या है टैक्स यानी कि रेंट जो है वो भी आप वसूल सकते हैं। और ये जमींदारी जो है वो क्या है ये जो जमींदार थे वो बेसिकली क्या है गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करते थे। रेगुलेशंस जो एक्ट आए थे 1793 में, 1999 में और 1812 के अंदर वो जमींदार को क्या एक तरीके से क्या है कि अपने जो टीनेंट्स है
अगर वो रेंट जो है वो नहीं देते तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने का भी अधिकार जो है वो दे दिया गया था। ठीक है, उनको किसी कोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ की जरूरत नहीं थी। अगर कोई टीनेंट है, मान लो कि मेरा ये 100 बीघा जो है जमीन के हम जमींदार है, या मान लो 10 मेरे अंदर जो है गांव जो है जमींदारी के अंदर आता है, तो 10 गांव में क्या है कि जो भी हमको पैसा एज अ टैक्स नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके आधिकारिक रूप से ओनर तो हम ही हैं, हमको अगर टैक्स नहीं दे रहा है तो उसकी जमीन को हम जब्त जो है वो सीज कर सकते हैं। जमींदार को जो टोटल कलेक्शन होता था उसका 1/11 पार्ट वो रखते थे, बाकी 10/11 पार्ट जो है वो क्या है वो पे करना रहता था। एंड पे जो है इसी के लिए एक लॉ आया 1794 के अंदर, जिसको सनसेट लॉ कहते हैं। सनसेट लॉ कहने का मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स तारीख जिसपे बोला जाता था कि इस तारीख को, मान लो 10 तारीख को जो है 10 ऑफ अप्रैल या मार्च या कुछ भी, उस समय तो ऐसा नहीं था, मान लो 10 तारीख हम बोल रहे 10th ऑफ एवरी मंथ जो है वो कंसीडर किया गया कि आप जो है वो क्या है वो जमींदारी जो है वो दीजिएगा, वो रेंट जो है वो जो आप कलेक्ट किया उसका पे जो है आप ब्रिटिश को दीजिएगा। अब यहाँ पे रखा गया कि अगर क्या है एक फिक्स्ड डेट जो कि एग्रीड डेट है, उसके शाम होने से पहले क्या है जमींदारी जो है वो अगर वो रेंट जो है वो क्या है पे नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो जमींदारी है वो क्या है वो खत्म कर दी जाएगी, कि अब वो जमींदार जो है वो नहीं रहेंगे। कुछ ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलता है जमींदारी सिस्टम का। सबसे पहला है कल्टीवेटर्स के लिए, तो ऑब्वियसली ये कल्टीवेटर्स के लिए काफी एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का हमें देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा क्या है रेंट जो है जमींदार जो है वो कलेक्ट करते थे। एंड कई बार देखने को मिला कि क्योंकि देखो उनको मिल कितना रहा था, 10/11 पार्ट तो उनको देना ही था, तो 1/11 मान लो सिंपल सा चीज समझो कि अगर आसानी के लिए बता रहे कि 110 रुपये है, ठीक है, ऐसे आसानी के लिए बता रहे, तो 110 रुपये में से क्या है कि 10 रुपये ही उनको मिलना था, 100 रुपये जो है उनको क्या है उनको ब्रिटिशर्स को ही देना होता था। तो कई बार क्या है कि ये जो नॉर्मल रेंट है इसके ऊपर से क्या है पता चला कि वो बोले कि नहीं तुमको 110 रुपये नहीं देना है, पीजेंट को बोले तुमको हमको 150 रुपये देना होगा अपने मन से। तो एक्चुअल में रेंट जो है वो 110 ही है, जिसमें से 10 रुपये उसको प्रॉफिट होता है। बचा हुआ 40 रुपये क्या है वो एज एन एडिशनल जो है वो टैक्स इंपोज करता था उस फार्मर पे, जिसको अबवाब्स हम लोग कहते हैं। तो ये अबवाब्स जो है वो एक तरह का एडिशनल क्या हो गया टैक्स हो गया, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर रेंट विच वाज टू बी पेड बाय द पीजेंट। तो यहाँ पे देखने को मिला हमें कि जो अब मान लो 40 रुपये है प्लस 10 रुपये, अब तो उसकी प्रॉफिट क्या हो गई 50 रुपये हो गई, मतलब ब्रिटिशर्स को वो 100 रुपये दे रहा है और 50 रुपये खुद ही रख रहा है। तो एक तरीके से हमको देखने को मिला। अगर हम लैंड प्रोड्यूस की बात करें तो ओवरऑल समझो कि अगर 100 रुपये जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मली क्या है 45 रुपये गवर्नमेंट को मिलता था, जमींदार को 15 रुपये मिलता था और 40 रुपये जो है वो कल्टीवेटर को मिलता था। अब इस 40 में भी कभी कभी जमींदार जो है इसमें से 20 रुपये मान लिए, तो कल्टीवेटर को कितना बच गया 20 रुपये बच गया। अगर हम जमींदार के तरफ पे देखें तो कई बार देखने को मिला कि जो हाई रेवेन्यू है उसके कारण जो जमींदार है जो उनको पे करना पड़ता था, तो वो भी कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो, तो वो इम्पोज करते थे। जो अब देखो जहाँ से सोर्स है पैसा का, तो सोर्स पैसा का कहाँ पे है, पैसा का सोर्स तो है जो फार्मर्स वहाँ से, तो जहाँ से सोर्स है वहीं पे हमेशा क्या होगा बर्डन आके गिरेगा, क्योंकि अगर जमींदार को चाहिए या ब्रिटिशर्स को चाहिए तो अल्टीमेटली क्या है प्रोड्यूस तो जो है फार्मर ही ना करेगा। दूसरा अगर ये मिडिल मैन के रूप में एक्ट कर रहे हैं, तो मिडिल मैन के रूप में एक्ट कर रहे हैं तो इनका सारा ध्यान क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा के लिए, इनका तो ध्यान ही नहीं है कि जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसको कैसे इंप्रूव करे, या हम कह सकते हैं जो लैंड है वो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इस पर ध्यान ही नहीं था। एक चीज़ और था कि बहुत सारे जो लैंड थे वो मर्चेंट्स के द्वारा जो है या गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो क्या है ले लिए जा रहे थे, तो एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म जो है हमको देखने को मिला। मतलब सिंपल सा चीज समझो, जो जमींदार हो रहे थे धीरे धीरे उनकी जमींदारी भी लूज होती थी सनसेट लॉ से, ठीक है, एंड जिस कारण से वो जमीन या उस रीजन की जो जमींदारी थी वो कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर अपनी जो है वो ले रही थी, या जो मर्चेंट्स होते थे वो क्या है उन लैंड्स को खरीद लेते थे। तो धीरे धीरे लैंड का नंबर भी क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था। इस चीज से क्या है जमींदार को भी दिक्कत होने लगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी को बहुत ज्यादा क्या है इस चीज से गेन जो है नहीं था। राजा राम मोहन रॉय जो है इस चीज को क्या है रिमार्क भी करते हैं कि अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिंस 1793 लैंड होल्डर जो है वो क्या है कि वो सिंपल सा चीज क्या कर रहे हैं कि हर वो मेजर अपना रहे हैं जिससे वो क्या है ज्यादा से ज्यादा रेंट जो है वो क्या है वसूल सके, क्योंकि ये जो है पावर जो है उनके हाथ में जो है वो दे दिया गया है इस वजह से। तो पहला जो है हमारा क्या था, पहला जो था हमारा सिस्टम कौन सा हो गया जमींदारी सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है रेवटवारी सिस्टम। तो रेवटवारी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा, जो कि गवर्नर थे मद्रास के 1820 के अंदर, इन्होंने क्या है इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। ये जो है रेवटवारी सिस्टम ये बॉम्बे मद्रास जो प्रेसिडेंसीज है सिंध है असम है इसमें क्या है ऑपरेट होता था। ब्रिटिश इंडिया का 51% जो पार्ट है उसके अंदर रेवटवारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। मेन चीज क्या था कि जो इंटरमीडिएरीज थे जमींदार वगैरह उसको क्या है उसको एक तरीके से हटाने के लिए क्या है कि डायरेक्टली जो विलेजर्स थे काफी ज्यादा ऑपरेस्ड हो गए थे, तो उस चीज से डील करने के लिए क्या बोला गया कि बीच में कोई जमींदार वगैरह नहीं रहेंगे, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स है वही डायरेक्टली क्या है वही डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे किस चीज को जो रेवेन्यू है। अब यहाँ पे देखो बोला गया कि जो पीजेंट्स है उनके साथ क्या है डायरेक्टली क्या है सेटलमेंट किया जाएगा, एंड पीजेंट को बोला गया कि आपको रेट्स बोला गया, याद रखना रेट्स क्या है पीजेंट को ही हम कह रहे हैं। रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया गया आर्बिट्रली अपने मन से कि भाई जो पिछले साल जो है वो जैसा हो रहा था, जिसको पुट कट असेसमेंट भी कहते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर क्या है जैसा प्रोड्यूस हुआ है उसी आधार पे क्या है रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया। अब सोचो कि हो सकता है कि इस साल जो है वो बाढ़ आ जाए तो पूरा फसल बर्बाद हो गया, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम तो फिक्स कर दिए थे भाई रेवेन्यू, तुम रेवेन्यू जो फिक्स है तो ला के दो पैसा। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। एंड सेटलमेंट को जो है नॉर्मली बोला गया कि हर 20 से 30 साल के गैप पे जो है वो क्या है वो पीरियोडिकली रिवाइज होकर जो डिमांड है रेवेन्यू का वो उसको बढ़ा दिया जाएगा। अब रेवट को क्या है कि अपने लैंड से इवेक्ट नहीं कर किया जाएगा, मतलब जमींदारी के केस में क्या है कि टोटल जो
डिसीजन था वो जमींदार के अंदर था। वो अगर अगर चाहे तो जो जो रेंटेड प्रॉपर्टी था उसको खाली भी करवा लेता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोला गया कि जब तक रेट्स यानी कि जो पीजेंट्स है वो क्या है अपने टैक्स को भरते रहेंगे, जो जो पेमेंट है वो देते रहेंगे, तब तक क्या है उनको अपनी ज़मीन से कोई हटा नहीं सकता है। इस सिस्टम के अंदर क्या है कि इंडिविजुअल कल्टीवेटर जो है, जिनको रेट कहते हैं, उनको फुल राइट्स था अपने जो लैंड है उसको सेल कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे या लीव कर सकते थे। सेल करने का मतलब क्या हो गया कि किसी को बेच सकते थे, ट्रांसफर करने का बाद क्या हो गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स को दे सकते थे, या जो लैंड है उसको छोड़ के जा भी सकते थे। कुछ ड्रॉप बैक भी हमको देखने को मिला। अब कई बार देखने को मिला कि ओवर असेसमेंट कर दिया गया रेवेन्यू का, कि बोला गया भाई ये वाले कहते हैं ना 10 समझो कि एकड़ का खेत है, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मान लो कि इससे प्रोडक्टिविटी 1 लाख रुपए का प्रोडक्टिविटी आता है। अब ये असेसमेंट है, पता चला कि आता है 20,000 का, आता है 50,000 का, असेस कर दिया गया ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा असेस करेंगे तो ज़्यादा क्या है रेवेन्यू निकाल पाएंगे। तो असेसमेंट ओवर असेसमेंट भी हमको देखने को मिल रहा था। अग्रीमेंट जो था वो परमानेंट नहीं था। ये सिस्टम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो बीच में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनको मिल गया था, क्योंकि वही क्या है असेसमेंट भी कर रहे थे, वही कलेक्शन भी कर रहे थे। थ्योरी के हिसाब से, मतलब इन थ्योरी हम कह सकते हैं कि रेट्स को पावर था कि भाई वो जो चीज़ चाहे अपने लैंड पे कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन देखा गया कि रेट्स को एक तरीके से फोर्स किया जाता था उन चीज़ों को उगाने के लिए जो चीज़ क्या है ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे, ठीक है। उनको क्या है कि अपना जो चॉइस है वो नहीं दिया जाता, मतलब थ्योरी में तो दिया जा रहा था, प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकल जो चीज़ है प्रैक्टिकली वो क्या है वो दिख नहीं रहा था कि वो चीज़ होता भी है रियल में। सिस्टम जो है वो क्या है महाजन्स, क्योंकि अब देखो कि अल्टीमेटली क्या है पीजेंट्स इस केस में क्या है नियरली हम कह सकते हैं लैंड ओनर है, खाली उसको क्या है रेंट देना है, किसको ब्रिटिश ऑफिसर को। तो अब कई बार क्या है कि पैसा तो नहीं है उनके पास, तो वो क्या है कि वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे सीड खरीदने के लिए, या जब उनके पास क्या है पैसा नहीं है तो यहाँ पे क्या है महाजन्स या मनी लेंडर्स या बैंकर जिनको हम कहते हैं, धीरे धीरे उनका डोमिनेंस जो है हमको देखने को मिलता है, जो कि कल्टीवेटर्स को क्या है कि ग्रांट करते थे किस चीज़ के लिए। अब देखो इससे पहले वाले जमींदारी सिस्टम में क्या है जमींदार से फार्मर्स क्या है सिर्फ रेंटर है, वो सेल परचेज नहीं कर सकता अपने लैंड का। यहाँ तो सेल परचेज हो सकता है। तो जो महाजन थे मनी लेंडर्स वो पैसे देते थे, बदले में क्या है गिरवी रखवा लेते थे लैंड को। धीरे धीरे क्या है कि इतना रेंट उसका समझो कि इतना जो इंटरेस्ट है वो हाई रहता था कि जो फार्मर्स है वो चुका नहीं पाते थे, और इस लैंड पे कब्जा किसका हो जाता था मनी लेंडर्स या बैंकर्स का। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, वो है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या है, सिंपली एक मॉडिफाइड वर्जन हम कह सकते हैं जमींदारी सिस्टम का, जिसके अंदर दोनों ही सिस्टम्स के प्रोविजंस है, जैसे रेवटवारी सिस्टम का भी प्रोविजन है और जमींदारी सिस्टम का भी जो है वो भी प्रोविजन है। ये हमको मेजर जो पोर्शन है यूनाइटेड प्रोविंस का उस समय वो देखने को मिलता है, सेंट्रल प्रोविंस का देखने को मिलता है, पंजाब का। ओवरऑल ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो उसका 30% पार्ट में क्या है महलवारी सिस्टम जो है ऑपरेट हो रहा था। ड्रॉबैक इस सिस्टम को का अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है फार्मर्स को जो है रेवेन्यू पे किया करना पड़ता था, इवन इन कंडीशन ऑफ ड्रॉट, मतलब अकाल के समय जहाँ पे क्या है एक तरीके से जो सुखाड़ आ जाता था, तो उस केस में भी क्या है कि कल्टीवेशन तो नहीं हुआ, फिर भी क्या है कि उनको जो है रेंट को पे जो है रेवेन्यू को करना ही पड़ रहा था। कभी कभी देखने को मिला कि कंपनी के पार्ट में कि कंपनी को कलेक्शन करने के लिए क्या है ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता था एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू कलेक्टेड, एंड कंसिक्वेंटली जो सिस्टम है उसको क्या है एक फेलियर जो है रिगार्ड कर लिया गया कि भाई ये जो है वो काम कर नहीं रहा, ये सिस्टम फेलियर है। कुछ और भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमको देखने को मिलता है। एक जो है इसको तालुकदारी सिस्टम हम कहते हैं। तालुकदार का मतलब क्या है, अलग अलग पार्ट में इंडिया में क्या है अलग अलग मतलब हम समझते हैं। जैसे अवध के रीजन में अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े लैंड होल्डर थे उनको तालुकदार जो है हम कहते थे। बंगाल के अंदर क्या है जमींदार के सेकंड पोजीशन पे जो है वो तालुकदार जो है वो होते थे। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर नए वेराइटीज के तालुक जो है वो क्रिएट किए गए जमींदार के द्वारा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है मालगुजारी सिस्टम। मालगुजारी सिस्टम क्या है, जनरली ये जो सिस्टम है वो सेंट्रल प्रोविंसेस में क्या है ये काम करता था, ऑपरेट था, जिसके अंदर अगर देखें तो मालगुजार सिंपल क्या है एक रेवेन्यू फार्मर है मराठा के अंदर, ठीक है। तो जो सेंट्रल प्रोविंस वाला एरिया, मतलब आज के डेट में तुम समझो मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है उस एरिया के अंदर क्या है मराठा का कंट्रोल था, एंड उसके अंदर जो रेवेन्यू फार्मर थे उन्हीं को हम मालगुजार जो है वो कहते थे। ब्रिटिश रूल के समय मालगुजार जो है उनको प्रोप्राइटरी राइट्स जो है वो दे दिया गया, एंड उनको बोला गया कि भाई आप जो है पेमेंट के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल जो है वो है। जो भी मैनेजर या फार्मर वहाँ पे थे, ठीक है, उनको हम लोग मुकद्दम जो है वो कहते थे। तो यहाँ पे हमको सिंपली मालगुजारी सिस्टम में याद रखना है कि मालगुजारी सिस्टम में रेवेन्यू फार्मर है, बस उसी चीज़ को कहते हैं कि रेवेन्यू फार्मर वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको याद करो हमने पढ़ा भी था डिफरेंट रीजन्स में, जैसे मेडिवल इंडिया में भी पढ़ा था रेवेन्यू फार्मिंग को लेके, जहाँ पे इजारा सिस्टम था। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है कि बीच में क्या है कि एक रेवेन्यू फार्मर है जो पीजेंट से क्या है जितना भी पैसा ले ले और ब्रिटिश इंडिया को क्या है फिक्स जो है वो पैसा देगा। तो इसी को हम लोग मालगुजारी सिस्टम कह सकते हैं। मालगुजारी सिस्टम के अंदर लंबरदार या सदर लंबरदार जो है अपॉइंटेड फ्रॉम मालगुजार्स वाज द रेवेन्यू एंगेजर, मतलब समझो कि डिफरेंट मालगुजार में से क्या है एक सदर लंबरदार जो है उसको अपॉइंट किया जाता था, जो कि रेवेन्यू एंगेजर था, मतलब सब चीज़ों को क्या है मैंने जो है वो कर रहा था। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें लैंड रेवेन्यू का तो बहुत सारे रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो एक नए फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड जो है उस चीज़ को क्या है कि हम कह सकते हैं जो राइज है वो दे रहे होते, मतलब समझो इस चीज़ को कि पूरा रेवेन्यू सेटलमेंट के कारण क्या है कि नए नए फॉर्म के क्या है हम कह सकते हैं कि प्राइवेट जो ओनरशिप है वो आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे सिस्टम में मोस्टली हमको देखने को मिला कि जो लोग थे उनके पास क्या है प्राइवेट ओनरशिप जो है लैंड का जो है वो आ गया, जिसके अंदर देखा जाए तो जो भी इनोवेशंस हो रहे थे समझो वो बहुत ज़्यादा क्या है फ़ायदा जो है वो कल्टिवेटर्स तक नहीं पहुंचा।
क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ध्यान जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को एक्सप्लॉइट करने का था, पैसे को निकालने का था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का था। इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं था कि एग्रीकल्चर के केस में क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हो सकता है। विलेज कम्युनिटी जो है वो दो हॉस्टाइल ग्रुप में जो है डिवाइडेड हो गई थी। एक जो था जिनके पास क्या था, लैंड था, लैंड ओनिंग क्लास था, दूसरा लैंड पे काम करने वाले लोग थे जिसको लैंडलेस पीजेंट्री हम कहते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि कई बार हमको देखने को मिला कि ओवरऑल इंडिया के अंदर जो कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, या जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, या इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, उसका मेजर रीजन क्या था? एक्स ऑर्बिटेंट रेवेन्यू। ठीक है, एक्स ऑर्बिटेंट मतलब जितना जरूरत है, जितना नॉर्मली टैक्स लगना चाहिए उससे कई एक अधिक जो है वो क्या हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है। मतलब कि मान लो लेना चाहिए 100 रुपया टैक्स के रूप में, कोई हमसे कलेक्ट कर रहा है 500 रुपये, तो वो जो एक्स्ट्रा इतना सारा पैसा कलेक्ट हो रहा है तो उसका इफेक्ट तो हमको देखने को मिलेगा ना कि जो भी टेक्नोलॉजी की मदद से क्या इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हो सकता था वो नहीं हो पाया। दूसरा हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या है कमर्शियलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर का हो गया, कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को उगाया जा रहा है जिसका डिमांड जो है ब्रिटिश के पास है या ब्रिटेन के अंदर है, एज अ रॉ मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट के रूप में। तो धीरे धीरे क्या है एग्रीकल्चर का भी कमर्शियलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा 5th चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे।